गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए बेटे, आज हिंदी पाठ्यक्रम में जो कि सबसे पहला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है बहादुर। क्या नाम बेटा? बहादुर। बहादुर एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें उनके कुछ निजी घटनाओं पर आधारित उनके अगली ज़िंदगी के बारे में कहानीकार प्रस्तुत करके हमें बताते हैं कि ये कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ जाए। इस बहादुर कहानी को या इन पूरी घटनाओं को दो हिस्सों में बांट के हम देखते हैं। पहला हिस्सा है बहादुर या बहादुर के परिवार की। दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं वाचक और वाचक के परिवार की। इन दोनों परिवारों की जो घटनाक्रम है, लेखक अंततः एक करके बहुत अच्छी ढंग से आपको प्रस्तुत कराया है कि कैसे इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जाए। अंततः आप देख सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों घटनाओं को किस प्रकार से लेखक बड़ी ही चतुराई से एक कर देता है। इसमें इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। पहले उसके बारे में हम अवगत हो जाते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र है कौन कौन। तो वैसे तो देखा जाए तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो खुद बहादुर ही है, लेकिन अन्य किरदारों में बहादुर की माँ भी हैं, वाचक भी है, निर्मला भी है, किशोर हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं इनके, और पड़ोसन भी हैं। इन सब के आधार पे लेखक अमरकांत ने एक ऐसा ताना बाना बुना है जो कहानी को मानवीयता का रूप देते हुए एक नौकर को किस तरह से उनके साथ व्यवहार करें, हमें इस बारे में अवगत कराया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ उन छोटे छोटे चीज़ों पे जिसको कि दोनों कहानी को हम एक कर लेंगे। पहली घटना हम बताते बेटे बहादुर के बारे में। बहादुर बेसिकली नेपाल का रहने वाला 12-13 साल का एक बच्चा है। इनके पिताजी जो कि सेना में थे, किस में थे? सेना में थे। वो शहीद हो गए। अब सारा घर का भार बहादुर की माँ के ऊपर पड़ गया। बहादुर और बहादुर की परवरिश के लिए उनकी माँ अब मेहनत करती हैं। मेहनत खेतों में, दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। बहादुर के पास, बहादुर की माँ के पास एक भैंस है। उस भैंस को रख रखाव पालने की जिम्मेदारी अब बहादुर के ऊपर है। बहादुर से दिनचर्या के अनुसार रोज अपने चराने के लिए ले जाते और अपने दोस्तों के साथ खेलता भी और भैंस की देखभाल भी करता। लेकिन बाल मन है, बच्चा है, खेलते खेलते वो कभी इतना मशगूल हो जाता कि भैंस का ठीक से ध्यान नहीं रख पाता। कभी कभी भैंस लहलहाते फसलों की तरफ जाती। बहादुर की जब दृष्टि पड़ती उसके भैंस पे तो वो धीरे से उसे वापस लाता और फिर खेलने में मशगूल हो जाता। ये प्रक्रिया जो है लगातार कई बार करने के पश्चात बार बार भैंस लहलाते खेत में जाती, फिर उसे वापस लाता। एक दिन जो खेल में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि भैंस कब खेत में चली गई और लहलाते फसलों को वो चर रही थी, जिससे कि खेत के मालिक ने बहादुर की मम्मी को हिदायत देते हुए ये कहा कि देख लो, अगली बार अगर ऐसी लापरवाही हुई तो फिर हम उसे अपने संरक्षण में ले लेंगे, कैद कर लेंगे और उसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगले दिन बहादुर को वो समझाती हैं, बेटा दिक्कत तो ऐसे ही है,
अगर तुम ठीक से इसकी देखभाल नहीं करोगे तो बेटे हमें दंड देना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें हिदायत देती हूँ कि खेलना ठीक है लेकिन भैंस का ध्यान भी रखना। ऐसे में बहादुर अब विशेष ध्यान रखता। जब वो खेलता भी तो एक निगाह अपने भैंस के ऊपर डाल देता, लेकिन भैंस जो कि एक मानवीयता का गुण नहीं है, वो अपनी आदत के अनुसार लहलाते खेतों की तरफ फिर लपकती है। बहादुर उसे फिर वापस लाता है, फिर खेलता है, फिर भैंस उस तरफ आकर्षित होती हैं, फिर उसे वापस लाता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के कारण बहादुर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि जब आप भी वीडियो गेम वगैरह आप खेलते होंगे और मम्मी कहती हैं बेटा एक गिलास पानी ला दे, तो तू लाते तो होंगे, लेकिन बड़े ही भारी मन से, क्या कह दिया मम्मी ने यार, अभी कहना था। ऐसा अक्सर होता है। बच्चे को खेलों में या खेल में व्यवधान डालें तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से का भाव प्रकट करते हुए बहादुर अपने भैंस को 2-4 डंडा उसके ऊपर जमा देता है, भैंस को मारता है, और भैंस जो है दर्द से कराहती हुई, रांभती हुई, जानवर भैंस या गाय इनकी जो आवाज़ होता है वो रांभना कहते हैं। क्या कहते हैं? रांभना। रांभती हुई, उछलती कूदती हुई वो भागी जा रही है। जहाँ उसकी माँ खेतों में काम कर रही होती है ना, वहाँ जाकर के रुकती है। तब बहादुर की माँ ये देखती है कि अगर ये भैंस इधर है तो बहादुर किधर है। भैंस और थोड़ा जब नज़दीक आती है तो भैंस की पीठ पे 3-4 निशान देख करके अंदाज़ा लगा लेती हैं कि बहादुर ने इसे बुरी तरह से पीटा है। ऐसा है। अब देखिए, गुस्सा तो लाजमी है कि इस बेजुबान को इतनी बेरहमी से इस बदतमीज ने मारा, आने दो उसे, उसकी खैर नहीं। माँ गुस्से में है, माँ का गुस्सा 7वें आसमान पे है। भैंस को लेकर के अपने घर आती हैं, लेकिन बहादुर घर नहीं आता। शाम ढलते ही जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो बहादुर धीरे धीरे अपने घर के पिछवाड़े से होता हुआ मुख्य दरवाजे पे प्रवेश करता है। जैसे वो अंदर आता है, माँ प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, कभी तो आएगा, जब आएगा तभी बताऊंगी। जैसे बहादुर प्रवेश किया मुख्य द्वार पे, माँ ने उसे पकड़ा और माँ ने उसकी बहुत पिटाई की। इतनी पिटाई की कि वो पिटाई और ना हो, घर से भाग गया। घर से भाग करके, जैसा कि अभी आपने देखा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। नेपाल और भारत की जो सीमा है, अब उस सीमा के आसपास की कहानी होगी, क्योंकि वह भारत में है। कहाँ है? भाग करके कहाँ गया है? भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है, और वो एक बस स्टैंड के पीछे दुबका हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पहला भाग तो ये है जो बहादुर और उनके परिवार से संबंधित है। अमरकांति में दूसरा भाग ये है वाचक, निर्मला और किशोर। इन दूसरे भाग में इन तीनों किरदारों को रखा है। दरअसल निर्मला जो एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है, और मध्यवर्गीय परिवार में एक खासियत है कि सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। आप जो डिज़ायर करते हो ना, लग्जरियस लाइफ की बात करते हो ना, ये संभव नहीं। हाँ, रोटी में थोड़ा सा घी लगा लोगे, लेकिन सोचोगे कि रोज़ पिज़्ज़ा और पाव भाजी खाएं तो मुश्किल है, क्योंकि कमाई इतनी होती नहीं है। मध्यवर्गीय परिवार में क्या है, जीवन यापन करने के साधन तो मिलते हैं, लेकिन उच्च जीवन जीने के लिए जो आप चाहते हैं वैसा आप जी नहीं पाते। तो आपको क्या करना होता है कि अपने ही जितनी कमाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको भरण पोषण करना होता है। वाचक क्या है? नौकरी करते हैं। निर्मला घर पे रहती हैं। किशोर समय पे स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है। अब आप बताइए
कि निर्मला जो अपने रिश्तेदार के यहाँ जब जाती हैं तो वो रिश्तेदार के यहाँ देखती हैं, अपने भाई भाभी के पास जाती हैं तो देखती हैं कि भाभी सोफे पे बैठ करके बड़े ही आराम से अपने नौकरों को हिदायत देती हैं, ऑर्डर करती हैं और नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते हैं। ऐसी देख करके, ऐसी चीज़ों को देख देख करके निर्मला को भी लगता है कि काश मेरे पास भी एक नौकर होता, काश मेरे पास भी एक नौकर होता, मैं भी अपना जीवन सुखपूर्वक खुशीपूर्वक बिता रही होती जैसे मेरे भाभी आराम से अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन क्या ये आवश्यक है? क्या इनको एक नौकर की आवश्यकता है? हमें तो लगता नहीं है कि है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में एक कमी है आमदनी कम, लेकिन जीना चाहती हैं लग्जरियस लाइफ। है नहीं कुछ, लेकिन चाह रखती हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, कब कमाई हो तभी तो, लेकिन चाहत, डिज़ायर काफ़ी हाई होता है। ये मध्यवर्गीय परिवार की एक कमी कह सकते हैं कि चाहत बहुत रखते हैं, लेकिन इनकी चाहत कैसे पूरी हो, क्योंकि आवश्यकता तो दिखती नहीं है। अब बताओ, निर्मला अकेली घर पे रहती हैं, किशोर स्कूल जाता है, वाचक नौकरी पे जाता है, काम पे जाता है, तो नौकर की आवश्यकता दिख रही है, लेकिन मन में तो पाल रखा है कि मेरे किस्मत में सुख कहाँ लिखा हुआ है। भाई भाभी क्या, देखिए हमारी भाभी जो है कितनी आराम से रहती हैं, नौकर चाकर उनके लिए काम करते हैं, मेरे किस्मत में ही नहीं लिखा। ऐसी बातें बार बार निर्मला अपने हस्बैंड, अपने पति को, वाचक को कहती हैं। लेकिन वाचक समझदार हैं, समझते हैं कि हमारे घर में नौकर की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन ये जिद कर रही हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए उनकी बातों को सुनते तो हैं लेकिन अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन वाचक जॉब से छुट्टी पाकर के स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उन्होंने सहसा उनकी निगाहें उस बच्चे पे पड़ी जो बस स्टैंड के पीछे दुबका हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ था। ऐसे में कोई भी इंसान, कोई भी आदमी इस तरह के सीन देख करके उसके पास जाना चाहेगा कि बताओ, ये छोटा सा बच्चा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो वाचक उनके करीब पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि बच्चे का जो हाव भाव है ना, उसे देख करके वाचक को लगा कि काफ़ी भूख है, इसकी काफ़ी भूखा हुआ है, और भूखे होने के नाते एक मानवीयता जागृत होती है, और मानवीयता जागृत होती है तो उनसे पूछते हैं कि खाना खाओगे? तो उसने सिर हिलाया। शायद भाषा संबंधी विकार है यहाँ पे, क्योंकि वो नेपाली भाषा जानता है और हम हिंदी भाषा जानते हैं। भारत के लोग क्या जानते हैं? हिंदी। और नेपाल के लोग नेपाली। शायद वो नेपाली हिंदी भाषा की समझ नहीं रखता होगा, इसलिए इशारे में जब उन्होंने इशारा किया कि भूख लगी है तो उसने कहा हाँ। इसलिए इंसानियत के नाते बहादुर को वो अपने घर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? घर ले आते हैं। और घर लाते हैं तो निर्मला एकदम जो मरियल सी पड़ी थी, एक के अंदर से उनकी ताकत आई, एनर्जी आई, और ये कह दिया कि वाह, आज आपने हमारी सुनी, अंततः एक नौकर हमारे लिए आप ले ही आए। क्या ये अच्छी बात दिख रही है आपको? क्या वो नौकर समझ के उसे लाया है, या इंसानियत के नाते कि भूखा था उसे खाना खिलाने के नाते लाया है? खाना खिलाने के बाद पूछूंगा, आराम से समझूंगा, और इसके घर पे जहाँ होगा वो चला जाएगा। लेकिन निर्मला ने तो मान ही लिया कि अब क्या, इतने दिनों के बाद मेरी मुराद पूरी हुई है, मेरी फरियाद भगवान ने सुन ली है, और आज एक नौकर इन्होंने ला ही दिया। बहादुर बड़े आराम से उनके घर में रहता है। किशोर हम उम्र है, लेकिन किशोर उन पे अपना अधिकार जमाता रहता है। बहादुर फिरकी की तरह, फिरकी समझते हैं जो अक्सर हम लोग लकड़ी का होता है और उसके नीचे
कील लगा करके नचाते हैं, इसको फिरकी कहते हैं। फिरकी का मतलब घूमता रहना। बहादुर दिन भर फिरकी की तरह घूमता रहता था, मतलब कि काम करता रहता था और बिना थके, बिना परेशान हुए सबके लिए वो काम करता था, चाहे वो वाचक हो, निर्मला हो या किशोर हो। ठीक है, अच्छा काम कर रहा था। लेकिन बात बात पे किशोर कभी बहादुर पे झल्ला जाता, कभी निर्मला झल्ला जाती, क्योंकि जब निर्मला कुछ ऑर्डर करती और ये किशोर भी ऑर्डर करता तो ये असमंजस की स्थिति में फंस जाता कि पहला काम किसका करें। लेकिन वो डिसाइड करता कि वो बड़ी है तो पहला काम उनको। इस कारण से किशोर कभी इस पे गुस्सा भी हो जाता और गाली शब्द का भी प्रयोग करता। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि वाचक को भी ऑफिस के लिए निकलना हो, किशोर को स्कूल जाने का समय हो। इन दोनों के कश्मकश पशोपेश में ये बात तय हो जाती कि पहला काम वाचक का करेंगे। किसका करेंगे? वाचक का। इस संबंध में किशोर जो है थोड़ा सा बौखला जाता, झल्ला जाता कि पहला मेरा काम करना चाहिए था, तूने किया क्यों नहीं। अब उसे जो गाली अवे शब्द का प्रयोग किया करता था, अब उसकी पिटाई हो गई। किस बारे में? कि तूने मेरा काम पहले क्यों नहीं किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहादुर का जो अब स्थिति है वह पहले जैसी नहीं है। तो क्या करें बेटा? बहादुर अपने काम में मग्न है। अपने एक दिन उनकी पड़ोसन जो है, पड़ोसन ने ये कह दिया कि देख रहे निर्मला, ये जो नौकर चाकर होते हैं ना, ये महीन खा के बिगड़ जाते हैं। क्या करते हैं? महीन खा के बिगड़ जाते हैं। महीन क्या होता है बेटा? मतलब पतली पतली रोटियां जो तुम बेलती हो ना, बनाती हो ना, ये जब तुम खिलाओगे उसे, ये सब क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। मैं पता है क्या करती हूँ? मैं तो अंत का जो आटा बचता है ना गुंदा हुआ, मैं उसके लिए छोड़ देती हूँ, मतलब अपने नौकर के लिए। और वो कहती हूँ कि तू अपनी रोटी खुद बनाया कर, तू भी ऐसा ही कर। मतलब अपने पड़ोसन के चक्कर में जो बहादुर को बनी बनाई हुई रोटियां मिला करती थीं, अब उनको आटा थमा दिया गया। ये ले बहादुर, अपना खाना खुद पकाया कर, ये ले पकड़। अभी भी बहादुर खुश है, कोई शिकायत नहीं है। बहादुर जैसे तैसे मोटे मोटे आटे की रोटियां आग में सेक सेक करके खा लेता, कच्चा पक्का, लेकिन खुश रहता। शाम के समय जब वो फ्री होता तो जो घर से जब भागा था ना, तो एक नेपाली टोपी पहन के आया था। ताश की कुछ गड्डियाँ रखी हुई थी, कंचे रखे थे, एक छोटा सा शीशा जो अक्सर अपने मुंह को देखता रहता। बंदर सा चेहरा अपने शीशे में देख देख कर मुस्कुराता, कभी दांत निकालता, कभी इस तरह से भाव भंगिमा बनाता। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो बंदा खुश है। गाली और मार पड़ने के बाद भी वो नाराज नहीं है। अंततः क्या हुआ बेटा? ध्यान से इस कहानी को देखेंगे कैसे दोनों भागों को अमरकांत जी ने जोड़ दिया है। अब देखिए, एक दिन की बात घटना है कि उनके घर पे एक रिश्तेदार आते हैं। कौन आते हैं? रिश्तेदार। और जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके बारे में निर्मला को अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? कि ये जो जब भी आते हैं ना, कुछ लाते ले जाते नहीं हैं, खाली हाथ आते हैं। आज भी आए हैं तो खाली हाथ ही आए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ले आए हैं। निर्मला को अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्या है कि मेहमान तो मेहमान होते हैं, लाएं या ना लाएं, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। तो उनको जो है खाट पे बेडशीट बिछाया गया, उनको बैठाया गया, पानी दिया गया। नए मेहमान को देख करके बहादुर दरवाजे की ओर से देख करके खिलखिलाता, हंसता और दौड़ करके इस तरफ से उस तरफ भागता, उस तरफ से इस तरफ आता। नए लोग को देख करके हर लोग बच्चे ऐसे करते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, घर में ऐसे बच्चे करते हैं ना। मेहमान को देख करके सामने एकदम से प्रकट नहीं होते। अब तो खैर आप आजकल के बच्चे बिंदास हैं, पहले के ज़माने में थोड़ा सा शाय हुआ करते थे, वो एकदम से, हाँ, एकदम से प्रकट नहीं होते थे।
बड़े ही मान मनोबल से आते थे, भैया 2 रुपया दूंगा आ जाओ, ये मिठाई दूंगा आ जाओ, तब जा कर के धीरे धीरे वो आते थे। और आजकल के बच्चे तो चाहे जो मर्जी हों प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो थोड़ी सी परंपराओं में परिवर्तन आया है, रहन सहन में परिवर्तन आया है। पहले जैसा व्यक्तित्व अब नहीं रहा, अब बिल्कुल बिंदास व्यक्तित्व हो गया है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सब हो गए। तो यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं बेटा, वो रिश्तेदार कुछ लाए नहीं है, लेकिन बहादुर इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ आने जाने के क्रम में अब बहादुर के पास एक इल्ज़ाम लगने वाला है। रिश्तेदार में से कहा कि भैया अभी अभी इस बेड के नीचे ना कुछ पैसे रखे थे, और जो ओट दरवाजे की ओर से झांक रहा था ना, मैं सोच रही थी कुछ बच्चे से कुछ मंगवा लूं। क्या करूं? बच्चे से कुछ मंगवा लूं। किससे? बहादुर से। लेकिन जब मैं देख पा रही हूँ दोबारा तो उसके नीचे तो वो अमाउंट है ही नहीं, पैसे मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे डाउट है कि ये पैसा बहादुर ने चुरा लिए हैं। ठीक है, निर्मला को भी पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन अपने रिश्तेदार के सामने अपने आप को प्रेजेंट भी तो करना है। उसने बहादुर को बुलाया, उसे कान पकड़े और कान पकड़ के खींच करके वहाँ पे सामने प्रस्तुत किया। देख बहादुर, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो निकाल दे, बता दो, बहुत पीटूंगी। बहादुर मना करता है, बहादुर मना करता है कि ऐसा नहीं है, मैंने नहीं लिया। लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है। मना करता है कि मैंने नहीं लिया। कहते हैं उसके रिश्तेदार कहते हैं ये नौकर चाकर बड़े ढीठ होते हैं। क्या होते हैं? ढीठ समझते हो? ये आसानी से बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब इसको मारो। मारने के बाद भी जब लेगा तभी तो बोलेगा। लेकिन बताओ बेटा, बहादुर ईमानदार है, बहादुर स्वाभिमानी भी है, बहादुर फुर्तीला भी है, बहादुर हंसमुख भी है। ये सब बहादुर का व्यक्तित्व है। प्रश्न आएगा ना कि बहादुर के व्यक्तित्व का वर्णन करें। देखिए प्रश्न आएगा उसमें, तो ऐसे व्यक्तित्व है उसके, हंसमुख व्यक्तित्व है, चंचल है, स्वाभिमानी है, फुर्तीला है, ईमानदार है। ये बहादुर का व्यक्तित्व है। फिर भी वो पिट जाता है, क्या करे? असहाय निसहाय व्यक्ति हमेशा शिकार बन जाता है, आपको पता ही है। तो बहादुर जब पीटता है, पीट करके फिर अपने काम में मशगूल हो जाता है। फिर देखेंगे कि किशोर और वाचक एक बार किसी चीज़ की आज्ञा करता है, ऑर्डर करता है। इस चक्कर में किसको पहले करें किसको पहले ना करें, इस चक्कर में उधेड़ बुन में फिर किशोर उसे पीट देता है। कभी निर्मला मार रही है उसे, कभी किशोर मार रहा है। जिस पिटाई के डर से अपने घर से भाग गया था, क्या यह संभव नहीं कि जहां फिर से पिटाई हो रही हो भागेगा नहीं? इस पिटाई जब लगातार होने लगी बहादुर की, तो एक दिन बहादुर घर से भाग गया। शाम को जब वाचक अपने काम से वापस लौटे, सोफे पर निर्मला निढाल बैठी हुई है, मतलब कि जान प्राण नहीं है उसके अंदर, प्राण जैसे उनके उड़ गए। किशोर की जो आदत थी, दिनचर्या थी कि जब स्कूल से आता तो अपने जूते उठा के यूं फेंकता, एक जूते उधर फेंकता, बैग उधर पटकता, ड्रेस उधर खोलता, सारा सामान बिखरा पड़ा है, बर्तन वहाँ बिखरा पड़ा है, कपड़े वहाँ फेंके पड़े हैं। वाचक को समझते देर लगी क्या? नहीं। वाचक को समझ आ गई कि मामला जो चल रहा था एक न एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन वाचक बड़े ही अनजान बन करके निर्मला के पास जाते हैं। क्या हुआ? निर्मला बड़े बुझे बुझे स्वर में कहती हैं, बहादुर भाग गया। अब बहादुर भाग गया तो भागना ही था। क्यों भागना था? क्योंकि जिस पिटाई के डर से
बहादुर अपने माँ की पिटाई की डर से भाग गया, तो यहाँ नहीं भागेगा, यहाँ भी दिन रात पीट रहे हो उसे। तो वाचक के लिए एक संदेश आया। संदेश क्या है? संदेश अमरकांत जी कहते हैं कि नौकर चाकर भी एक इंसान है। क्या है? नौकर चाकर भी एक इंसान है। उनके साथ हमें मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? मानवता का व्यवहार। हाँ, ना कि उसके साथ ऐसे व्यवहार करें जिसकी वो अपेक्षा ना करता हो। हमें उनके साथ इंसान ने जैसा बर्ताव करना चाहिए था, ताकि वो लंबे समय तक आपके साथ रह सकता था। है कि नहीं? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये तो हमें पता ही है। सबसे अच्छी चीज़ है ईमानदारी। हालांकि इसका प्रतिफल बहुत बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अभी मैंने जैसे कहा था, अभी भी कहानी आई थी सऊदी अरब में, ईमानदारी के ऊपर बात कर रहा हूँ। ईमानदार होने का जो किस तरह से फल मिलता है, एक कहानी अभी आपको मिलेगी कि एक शेख के पास एक भारतीय नौकरी करते थे। कितने साल तक नौकरी किए? 32 साल तक। कितने साल तक? 32 साल। 32 साल की जब वो रिटायर हो गया, तो उसको सम्मान जो उनकी सैलरी बनती है तो मिला ही, $10,000 उनको इनाम में दिया कि आपने हमारे परिवार की सेवा की। 2 पीढ़ी की सेवा की होगी भैया। जिनके पास गए उनके बच्चे भी तो हो गए, बच्चे का भी सेवा किया होगा। तो एक तरह से पारिवारिक लगाव और ईमानदारी का वो इनाम रहा। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ज़िंदगी भर जब तक आप जिएंगे आपको पेंशन हम भेजेंगे। मतलब कि आपको अब तकलीफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ईमानदारी का फल मिलता है, बल्कि देर से ही मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो बच्चों, आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे कि इस घटनाक्रम के अनुसार हमें भी अपने घर के नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान हैं। ठीक है बेटा, चलिए इस कहानी को आज अंत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दिया जाएगा, जिसको आप घर पे इसको अच्छी तरह से बना करके लाएंगे और हमें शो कर देंगे। ठीक है बेटा? चलिए, धन्यवाद।